Hello everyone. So let's start our today's Hindu editorial analysis. Today we are going to discuss two topics. First is India-Pakistan fishermen issue and vaccination. कुछ देर पहले हमने इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, उनके बीच का इशू देखा था और अभी हमें इंडिया और पाकिस्तान के फिशरमैन का इशू देखने को मिला है। इसको आप अपने जीएस पेपर 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हो बायलैटरल रिलेशंस में। इस आर्टिकल में ऑथर का कहना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके किसी भी लड़ाई झगड़े के बीच का विक्टिम जो है वो फिशरमैन नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अभी देखने को मिला है कि नवंबर 7 को कुछ 2 दिन पहले ही एक इंडिया का फिशरमैन जो है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की फायरिंग के दौरान गुजरात कोस्ट में मारा गया है। एंड पिछले 6 सालों में ये पहला कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ किलिंग जो है हमें देखने को मिली है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। और मतलब कि बात ये है ना कि मुद्दा ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए, कितने नहीं मारे गए। मुद्दा ये है कि जितने भी लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बीच में आ जाते हैं, उन लोगों की जो लाइवलीहुड है ना वो काफ़ी डेंजर हो जाती है, क्योंकि ये जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं ये तो काफ़ी बाद में बनाई गई हैं। आफ्टर 1947 के बाद से ये मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है वो बनाई गई हैं, बट उससे पहले भी तो ये फिशरमैन यहाँ पे ही रहते थे ना, इन्हीं वाटर्स में रहकर अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करते थे। मतलब दे डोंट नो कि कहाँ पर जाना है, इनको बस अपना लाइवलीहुड सिक्योर करना है। इनको नहीं पता ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना पेट पालने के लिए ये कुछ भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि लोगों के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, नेशनैलिटी भी नहीं होती कि किसी तरह से अपनी नेशनैलिटी प्रूफ कर कर ये अपने आप को सेव कर सके। तो इन लोगों की इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती। भाई सिर्फ पेट पालने की बात है ना, कौन इतने डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, कौन इतने झंझट में उलझेगा, और इतनी अवेयरनेस भी इनके पास नहीं है। तो अगर मतलब कोई भी कंट्री का मतलब कोई भी एजेंसी इनकी अगर एक बोट को भी पकड़ लेती है ना तो इनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि आज आके इनके पास यही तो है ना अपनी लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए, इसी बोट के सहारे तो ये अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर करते हैं। इंडिया ने इसके एक्शन में मतलब मंडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पाकिस्तान डिप्लोमेट को ये कहा है कि आपको इस इंसिडेंट पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अपनी फोर्सेस को इंस्ट्रक्ट करें कि इस तरह की फायरिंग जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है ना करें, क्योंकि इससे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है जो कि सिविलियंस है जिनका कोई कसूर भी नहीं है। और गुजरात गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टोटल 345 फिशरमैन जो है गुजरात से पाकिस्तान जेल्स में पड़े हुए हैं दिसंबर 2020 के से। और इन अप्रैल 2020 ये भी देखा गया कि पाकिस्तान फोर्सेस ओपन फायर ऑन 2 बोट्स ऑफ द गुजरात कोस्ट, जिसमें एक पर्सन, and in 2019 they sunk an Indian boat in which 6 of 7 fishermen on board were rescued, और उसमें से एक जो है वो मिसिंग है। मतलब 7 फिशरमैन से 6 तो बच गए जब उन्होंने मतलब कि जो इंडियन बोट जो है संक हो गई थी उस, बट एक पर्सन अभी भी मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फिश वर्कर्स फोरम देयर आर 558 इंडियन फिशरमैन जो कि पाकिस्तानी जेल्स में प्रेजेंट हैं और 74 जो कि इंडिया की जेल में प्रेजेंट है जो कि पाकिस्तान से पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और इस फोरम के अकॉर्डिंग 1200 इंडियन फिशिंग वेसल्स जो है पाकिस्तान की कस्टडी में प्रेजेंट है। बेसिकली डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन सब की वजह से जो कॉमन सिविलियंस हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बनाई दी गई है इसकी वजह से जो ऑलरेडी फिशरमैन उन वाटर में सरवाइव करते थे, अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर करते थे, उनका अब क्या होगा, उनके सर्वाइवल के लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। और 2007 में एक कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट जुडिशियल कमेटी, जिसमें 8 रिटायर्ड जजेस प्रेजेंट थे, 4 इंडिया से और 4 पाकिस्तान से।
और इन्होंने कहा था कि हम सिविल प्रिजनर्स जो भी एक दूसरे की जेल्स में प्रेजेंट है, हम उनको एक्सचेंज कर देंगे, हम उनको वापस कर देंगे। पर 2013 में ये कमेटी जो थी वो डिफंक्ट हो गई, ये फंक्शन नहीं कर रही है। 2018 में दोबारा से अटेम्प्ट्स किए गए थे कि हम इस कमेटी को दोबारा से रिवाइव करेंगे, बट कोई भी ऐसा हमें सोल्यूशन देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा फंक्शन दोबारा से हमें देखने को नहीं मिला कि इन कमेटी ने कोई भी काम किया हो, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा फिशरमैन एक दूसरे की कंट्रीज के एक दूसरे की जेल में प्रेजेंट हैं। सो इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि हमें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई स्टेप्स लेके इन सिविलियंस की एक तो लाइवलीहुड और एक उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, जो कि बिना मतलब की दो देशों की लड़ाइयों में पिसते रहते हैं, जैसे कि हमने इंडिया और श्रीलंका में भी देखा है। किसी ना किसी वे में बॉटम ट्रॉली को लेके या किसी वे में ये दोनों किसी ना किसी वे में एक दूसरे का विक्टिम बनते ही रहते हैं, चाहे या ना चाहें। दूसरा टॉपिक है वैक्सीनेशन को लेके। इंडिया नीड्स टू साइन अप फॉर लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन। अब इसमें ये जीएस पेपर 2 के साथ कंसर्न कर सकते हैं इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। अब क्या है ना, कोविड-19 से पहले ना मोस्टली क्या होता था, वैक्सीनेशन हम बच्चों के लिए, वैक्सीनेशन की जब भी बात होती थी ना तो हम लोगों के दिमाग में आता था ये वैक्सीनेशन तो बच्चों को दी जाती है, 1 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, तो हम वैक्सीनेशन बच्चों को देते हैं, बड़ों की वैक्सीनेशन का इतना दिमाग आता ही नहीं था। बट ऐसा नहीं है कि बड़ों को वैक्सीनेशन दी ही नहीं जाती थी, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए, 1798 में वो अवेलेबल हुई थी, जो कि हर एक ग्रुप के लिए, अडल्ट्स भी उसमें प्रेजेंट है, हर एक ग्रुप को वो वैक्सीनेशन जो थी वो प्रोवाइड की गई थी। और फिर 1970s में इंडियन स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन के बाद से एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन के ऊपर लॉन्च किया गया था अक्रॉस द वर्ल्ड, और 1978 में इंडिया ने भी इस प्रोग्राम का जो था वो पार्ट बन गया था, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए थे टू इंक्रीज वैक्सीन यूसेज एंड कवरेज इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए थे इम्यूनाइजेशन के लिए, बट अडल्ट्स के लिए ऐसा कोई भी स्टेप जो है वो स्पेसिफिक नहीं लिया गया था। और ये भी सच है कि साइंटिफिकली अगर हम बात की जाए तो वैक्सीन जितनी ज़्यादा अर्ली एज में हमें दी जाए उतनी ज़्यादा उसके इफेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हमें देखने को मिलते हैं। बट फॉर द रिमेनिंग एज ग्रुप जैसे कि एडल्ट्स हैं, वैक्सीन उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ओल्डर पीपल जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जिसके लिए डिफरेंट टाइप की वैक्सीन उनको प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखूं तो अडल्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इन्हीं से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी अडल्ट्स को वैक्सीन देना ताकि उनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा स्टेबल रहे, ज़्यादा बेटर रहे, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कोविड-19 एक एक्सेप्शन रही है इन केस में। ये फर्स्ट वैक्सीन थी जो कि हर एक अडल्ट के लिए रिकमेंड की गई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी अडल्ट्स को एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड-19 में सबसे पहले वैक्सीनेशन जो थी +45 ईयर्स ऑफ एज को दी गई थी, और फिर धीरे धीरे करके +20 ईयर्स, एंड अभी बच्चों के लिए तो प्रॉपर से वैक्सीनेशन आई भी नहीं है। सो अब नीड क्या है, कुछ केसेस बताए गए कि 2005 और 2006 में जापानीज इंसेफेलाइटिस का जब आउटब्रेक हुआ था तो मास स्केल में वैक्सीनेशन जो थी वो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड की गई थी, जिसमें अडल्ट एज ग्रुप्स भी प्रेजेंट थे। फिर उसी के बाद बताया गया है कि देयर हैड बीन अ लिमिटेड यूज ऑफ स्वाइन फ्लू वैक्सीन फॉर हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि जब स्वाइन फ्लू आया था ना तो जो वैक्सीन थी ना वो सारे एज ग्रुप्स को नहीं दी गई थी, स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को दी गई थी 2009 के पैंडेमिक के दौरान जब स्वाइन फ्लू फैला था। तो हर एक एज ग्रुप को ना प्रोवाइड करने गए, उन्होंने सिर्फ उन हेल्थ वर्कर्स को ही जो थी वो वैक्सीन जो थी प्रोवाइड की थी। द फर्स्ट एंड ओनली नेशनल वैक्सीन पॉलिसी जो इंडिया में लॉन्च हुई थी 2011 के में, उसमें भी अडल्ट वैक्सीनेशन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था।
और देर इज वेरी लिमिटेड डेटा। अगर हम वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीजेस का डेटा भी देखें अडल्ट एज ग्रुप्स के रिगार्डिंग, तो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड डेटा जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अभी एविडेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अडल्ट एज ग्रुप में हमें वैक्सीन के डोसेस प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि चाइल्डहुड में प्रोवाइड किया जाता है। और मतलब कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी देकर बताया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेथ जो है निमोनिया के एडल्ट्स में देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रेन। तो इसीलिए मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन के साथ साथ हर एक एज ग्रुप को जो है वो वैक्सीनेशन जो है टाइमली मिलनी चाहिए। अब वैक्सीन पॉलिसी फॉर एडल्ट्स में अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन तो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग है, अच्छे से वो काम कर रहे हैं। चाइल्डहुड की वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। और कोविड-19 की वैक्सीनेशन के दौरान हमें ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट की दोबारा ही 93 से 95% जो वैक्सीन शॉट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और कोविड-19 वैक्सीनेशन एक रिमाइंडर है that the benefits of already licensed vaccines are yet to reach the adult population। अभी तक जो ऑलरेडी लाइसेंस्ड वैक्सीन्स हैं वो अडल्ट पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंचे हैं। तो एक तरह से हमें रिमाइंडर मिला है कि अडल्ट पॉपुलेशन के पास वैक्सीन्स का पहुंचना इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। एंड ये अब टाइम आ चुका है कि हमें अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को प्लान करने की और एक्सपैंड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्लस इन इंडिया। एंड इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि चंद्रकांत लहरिया एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं। उन्होंने उनकी बुक जो है वो आने वाली है वैक्सीन्स के ऊपर, द लाइट हाउस ऑफ पीरागरी, व्हाट वी नीड टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट हेल्थ। ये जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लाइन बन जाते हैं कि बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है, वो काम कैसे करती है। तो वैक्सीन क्या है ना, वैक्सीन एक एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को एक पर्टिकुलर डिजीज से इम्प्रूव करती है। और वैक्सीन में क्या होता है कि एजेंट होता है कोई भी वायरल, जो कि हमने डेड वायरल जो है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो हम उस वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी भी माइक्रो को किल करके या उसको वीक करके बनाया जाता है, ताकि वो वायरल जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरन रिकॉग्नाइज करेगी, उसको फौरन रिकॉग्नाइज करेगी। जब ये पैथोजन जो हम वैक्सीन के थ्रू ले रहे हैं ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी उसको फौरन रिकॉग्नाइज करेगी और कहेगी यार ये तो मेरी बॉडी का कोई पार्ट है ही नहीं, कोई सेल नहीं है, कोई एंजाइम नहीं मेरी बॉडी का, ये बाहर कहाँ से आया है। तो जब ये आएगा तो हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे। और जब भी कोई पैथोजन एक्चुअली में हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो एंटीबॉडी जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी होंगी वो जाएंगी और उस पर एक्ट करेंगे और उस पैथोजन को जो है वो वीक कर देंगे, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी वाला फंडा होता है कि वो अगर एक बार उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है ना तो वो उस एंटीबॉडीज को याद रख लेता है कि हाँ ये मेरे पास थी, मैंने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखी है और अब मुझे इस पैथोजन को उस एंटीबॉडी से खत्म करना है। तो एक तरह से एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। वैक्सीन क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, प्रिपेयर करती है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई पैथोजन दिखा तुम्हारी बॉडी में आते हुए तो तुम्हें उसके खिलाफ फाइट करनी है और उसको खत्म करना है विदाउट एक्सपोजिंग इट टू सिम्टम्स। सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। यही वैक्सीनेशन का काम है कि एक कोई भी वीकेंड या किल फॉर्म ऑफ डिजीज का कोई माइक्रोब का कोई पार्ट छोटा सा हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी और वो एंटीबॉडीज
मेमोराइज हो जाती है हमारे इम्यून सिस्टम को, और जब भी कोई एक्चुअल डिजीज होगी तो वो उस पर अटैक करेंगे और एंटीबॉडीज जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है? WHO के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन की वजह से 2 to 3 मिलियन डेथ्स जो है हर साल प्रिवेंट हम कर सकते हैं, एंड दैट विल राइज बाय अनदर 1.5 मिलियन इफ वैक्सीन कवरेज जो है हम ज्यादा इंप्रूव किए जाए, हर एज ग्रुप को जो है वो उसको प्रोवाइड करें। वैक्सीनेशन जो है चिल्ड्रन को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम सीरियस इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, जिसके अंदर हमारे आर्म, लेग पैरालिसिस, लिम्स के हियरिंग लॉस, ब्रेन डैमेज, बहुत सारी जो है डिजीजेस कवर हो जाती हैं। और 2017 की स्टडी में ये भी देखा गया है एट फ्लू सीजन्स बिटवीन 2010 एंड 14 फाउंड वैक्सीनेशन की वजह से 65% जो है डेथ्स फ्लू की वजह से रिड्यूस हुई हैं, जस्ट वैक्सीन की वजह से अमंग हेल्थी चिल्ड्रन। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 के टाइम पे भी हमने ये देखा है कि कुछ लोग ना वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। ठीक है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि वैक्सीन का फायदा क्या होगा। ठीक है, अभी भी वो कुछ रिलीजियस बिलीफ या कुछ अपने में ही काफी ज्यादा डरे हुए, सहमे हुए से रहते हैं कि वैक्सीन लेने से हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे या कुछ भी। और दूसरी चीज आती है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रॉपर डिलीवरी मैकेनिज्म्स ही नहीं है कि हम डोर टू डोर जाके जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकें लोगों को। और हमारे पास लैक ऑफ वेल इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, और जो मिसकंसेप्शंस अमंग पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में होती है अबाउट वैक्सीन, उनके साइड इफेक्ट्स को लेके, प्रॉपर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है ताकि हम वैक्सीन को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकें, और इनएडिक्वेट लेबर फोर्स एंड वैक्सीनेशन सेंटर्स इन एरियाज विद स्पार्स पॉपुलेशन। तो हमारे पास प्रॉपर लेबर फोर्स भी नहीं है और प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर्स भी नहीं है एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन जो है काफी स्कैटर्ड है। So these are the questions for today, and that are the answers for yesterday's question. So for today the quote is, if you're not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you. I hope ये समझ आ गया है। So thank you, bye bye, take care.